हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आपको पता है कि हम लोग डेली शाम को 7 बजे जो है लाइव होते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और पीडीएफ के लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। आप नीचे लिंक दिया गया है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप अपने इस वीडियो को अगर आप चाहते हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि आइए मिलकर साथ में हम लोग इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे सर 51 से क्यों लिए हैं, तो आपको पता है कि एक प्रैक्टिस पेपर है। और प्रैक्टिस पेपर जो होता है आपका, जो आप बीएड एंट्रेंस देने जाओगे तो पहले शुरू के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो जीके जीएस के होते हैं और लास्ट के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आपकी हिंदी होती है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें आपको बताना है 51 से 55 यानी पूरे 5 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको सही वर्तनी बतानी है कि इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है। तो आप देख सकते हो 51 नंबर क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है ज्योत्सना, यानी इनमें से कौन सी ज्योत्सना आपका बिल्कुल ही सही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के आंसर आना शुरू हो चुके हैं। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करें, इनमें से कौन सा सही है, कौन सी कवित्री आपकी सही है। और उम्मीद करिए कि ये जो पांचों क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं शुद्ध करने वाले, ये पांचों जो हैं कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इन पांचों को अगर आप याद कर लोगे तो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ जाएगा। तो इनमें से कौन सी कवित्री सही है आपको ये बताना है। तो अगर हम 52 नंबर की बात करें तो हमारी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। और अगर मैं 51 नंबर की बात करूं तो 51 नंबर आपका बी वाला सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा उज्जवल इसमें से सही है ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन जो है जब मैंने पिछले साल का मैंने करवाया था प्रैक्टिस पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि उज्जवल में से कौन सा उज्जवल आपका बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये वाला उज्जवल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा छह सही है, आप ये बता दीजिए। चलिए, जहां एक्सप्लेन करने लायक होगा वहां एक्सप्लेन करेंगे, जहां एक्सप्लेन करने लायक नहीं है वहां पर बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी इसमें ये वाला 6 सही है। अब बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपको ये बताना है जिजीविसा में कौन सा शब्द अच्छा है। तो जिजीविसा आपको पता है क्या होता है। चलिए, जीने की इच्छा जिनको आप कहते हो ना, चलिए जीने की इच्छा। चलिए, जिजीविसा का मतलब एक शब्द में होता है, यानी जीने की इच्छा का एक शब्द है जिजीविसा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। और इसमें निर्देश दिए गए हैं, आप निर्देश ध्यान से पढ़ेंगे जब एग्जाम जाएंगे देने। उसमें लिखा है 56 से 60 तक नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम लिखना है। अब सन्मार्ग में आपको बताना है कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। चलिए, काफी इजी क्वेश्चन है मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। तो सन्मार्ग की अगर हम बात करें तो सममार्ग को अगर हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आएगा समधन मार्ग। और आप देख रहे हो कि यहां पर कोई भी जो है स्वर नहीं है, क्योंकि ये आधा माह करके होता है। तो आधा माह में कोई स्वर नहीं होता, अगर स्वर उसमें ऐड कर दोगे तो वो पूरा हो जाता है। तो सम मार्ग जो है ये आपकी क्या है, एक व्यंजन है। तो यानी कि ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। स्वर के लिए क्या होना चाहिए कि यहां भी कोई ना कोई स्वर हो और यहां भी कोई ना कोई स्वर हो, तभी आपका बनेगा। जैसे कि मैं एक लिखवा दूं, जैसे हो गया विद्याधन आलय। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर विद्या में भी बड़ा का मात्रा आ रहा है और यहाँ भी बड़ा का मात्रा आ रही है। यानी जब 2 स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि होती है, और जब किसी व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि की अगर मैं बात करूं तो विसर्ग में जब आप संधि करोगे तो वहां पर ये विसर्ग चिन्ह लगा होगा, ये वाले चिन्ह जो होता है ना, आहा वाला चिन्ह यानी अयोग वाला जो चिन्ह होता है। अब बढ़ते हैं ज्ञानोदय में। चलिए, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, बताइए। चलिए, अब यहां पर अगर मैं ज्ञानोदय की बात करूं तो ज्ञानोदय में एक होता है ज्ञान धन उदय। अगर आप इनको ऐड करोगे तभी आपका ज्ञानोदय बनेगा। अब देखो, ना में भी छोटा आ का मात्रा है और यहां पर छोटा उ का मात्रा है। तो यहां पर छोटा आ का मात्रा और यहां पर छोटा उ का मात्रा, यानी दोनों क्या हैं, स्वर हैं। और इन्हीं दोनों के स्वर के मिलने से हमारी स्वर संधि होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो यहां पर गुण संधि है। हमेशा याद रखिएगा, अगर जोड़ने पर आपको ओ की मात्रा मिल जाए, ठीक है, ओ की मात्रा मिल जाए या फिर ए की मात्रा मिल जाए, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें गुण संधि है। उसके बाद में निराधार में कौन सी संधि है आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58। चलिए, तो निराधार की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो आपको पता है कि जो निराधार होता है इसको ऐड करते हैं निधन आधार से, निधन आधार। तो आपको पता है कि यहां पर हमारे क्या है, विसर्ग आ जाता है। तो अगर विसर्ग आ गया तो हमारा कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
निम्न आपको पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा सब कुछ, परेशान नहीं होना है आपको। डेली यहाँ 7 बजे क्लासेस मिल जाती हैं, हाँ किसी किसी दिन नहीं मिलती हैं, वो उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन या सदैव? बहुत बढ़िया, बताइए। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो नरेंद्र में तो नहीं होगा, नर धन इंद्र, क्या हो जाएगा? नर धन इंद्र। तो आप कहोगे सर अगर बनाएंगे तो रा पर छोटा का मात्रा और यहां पर छोटी, यानी दोनों स्वर संधि हो जाएंगे, तो ये तो हमारा होगा नहीं। सज्जन की अगर हम बात करेंगे तो सत धन जन हो जाएगा, यानी सज्जन, तो यहां पर हमारा ये व्यंजन संधि हो जाएगा, क्योंकि जहां पर आधा जुड़ता है तो वो आपका व्यंजन ही होता है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। सदैव की अगर हम बात करें तो सदैव में आपका होता है वृद्धि संधि हो जाएगा, यानी ये भी स्वर संधि के अंतर्गत आता है। यानी अतएव में बात करें तो अतएव जो होता है इसको अतः धन एव से जोड़ते हैं, यानी हमारा राइट आंसर इसमें ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसमें विसर्ग प्रयोग हो रहा है तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, निराधार, सत्कार या हिमालय? बताइए किसमें व्यंजन शब्द है? चलिए बताइए सभी लोग। चलिए, हमें इसमें व्यंजन शब्द चाहिए, तो जो सत्कार होता है, मैं यहां पर बता दूं, सत्कार की बात करूं तो सत धन कार, यही आपका मिलकर बनता है सत्कार। क्लियर है आप लोगों को? सत धन आकार, सॉरी यहां पर जो बनेगा वो आपका बनेगा सत धन आकार। मैंने अभी भी बोला है कि अगर आगे कोई आधा जुड़ रहा हो तो समझ लीजिए कि वो व्यंजन संधि है। क्लियर है? बाकी आपको निधन, आधार, निराधार, यानी ये विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, सप्त धन ऋषि, यानी सप्त ऋषि हो, सप्तऋषि हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपकी हो जाएगी। हिमधन आलय, हिमालय हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 61 से 65 में। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन करिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास इसमें है। पीतांबर, यानी कि पीला है अंबर जिसका, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या द्विगु। आपको मैंने समझाया होगा कि द्विगु समास वो होते हैं जिसमें कोई संख्या जुड़ी हो, जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको बता दिया चौलड़ी होता है, फिर उसके बाद में चौराहा होता है, चतुर्भुज होता है। ठीक है, इस टाइप के दो पहाड़ हो गया। ठीक है, तो ये सब सारी, चतुर्मुखी, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आती हैं। अव्ययी भाव में हमने आपको बताया था कि जिसमें अनु, आ, भर, हर, यावत, यथा, ये सारी चीजें आती हैं, वो अव्ययी भाव हो जाता है। तत्पुरुष में होता है जिसमें कारक चिन्ह आता है। कारक का मतलब क्या हो गया? ने, कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ये सारी चीजें जिसमें आती हैं विग्रह करने पर, वो हमारा तत्पुरुष होता है। बात करें अगर बहुब्रीहि के लिए, तो जिसमें किसी समास का विग्रह करने पर कोई तीसरा चीज आ जाए। पीतांबर का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, तो पीला है अंबर जिसका आपका हो जाएगा इसमें कि बहुब्रीहि में क्या होते हैं? दोनों पद अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, यानी कि पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, यानी कौन सा हो जाएगा? आपका बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। चरण कमल। अब यहां पर देखिए, जब भी आप किसी समास का विग्रह करते हैं, आप पहले इसका आंसर बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहां पर अगर हम बात करें तो चरण कमल, तो आप कहोगे सर कमल के समान चरण, इसमें क्या बनकर आएगा? चरण के कमल के समान चरण, ये मिलकर, यानी जिसमें भी, जिसका भी आपको विग्रह करने पर के समान है जो, ये दो चीजें हमें मिल जाती हैं, तो वो हमारा हो जाता है कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घुड़सवार, इसमें बताइए कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो आपको पता है अव्ययी भाव हमने अभी भी बताया है कि अव्ययी भाव में क्या होता है? यथा, यावत, हर, भर, प्रति, ये सब, यानी प्रतिकूल, प्रतिदिन, ये सब आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। कर्मधारय में जिसका भी आप विग्रह करोगे उसमें के समान है जो आना चाहिए, यानी कि जैसे अभी यहां पर था कि कमल के समान चरण, तो उसमें के समान आ रहा था। तत्पुरुष में मैंने कहा था कि तत्पुरुष में आपको क्या चाहिए? तत्पुरुष में आपको चाहिए कर्ता के चिन्ह, कर्ता ने चाहिए, कर्म को
करण से, संप्रदान के लिए, ये सारी चीजें हैं। द्विगु में आपको नंबर चाहिए, यानी किसी भी, जैसे यहाँ घुड़सवार लिखा हुआ था, यहाँ पर ये लिखा होता पंचतंत्र, तो हम जान जाते हैं कि द्विगु समास, यानी जिसमें संख्या आ जाए। यानी अगर मैं घुड़सवार की बात करता हूं, यानी कि घोड़े का सवार, तो घोड़े का सवार यानी कौन सा आ रहा है, या ऐसा कहते हैं कि घोड़े को सवार। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो हो जाएगा इसमें, चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यानी इसका आप जब विग्रह करोगे, घोड़े का सवार या जो भी आप कहोगे, तो उसमें कर्ता आ जाएगा, यानी तत्पुरुष समास। अब यहां पर देखो चौराहा आ गया। अब ये भी हमने आपसे कहा था कि जिसमें जो है संख्या आ जाए, तो संख्या किसमें आती है, अभी अभी हमने जस्ट बताया था। चलिए बहुत बढ़िया, तो संख्या आपको द्विगु समास में आती है, मैंने अभी अभी बताया था, तो ये तो बिल्कुल हलवा हो गया होगा आपके लिए क्वेश्चन। आगे गर्भ शून्य, गर्भ शून्य, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। अब अगर आप गर्भ शून्य का अगर आप विग्रह करते हो, तो गर्भ शून्य हो जाता है गर्भ से शून्य। ठीक है, यानी गर्भ से शून्य। अब कुछ लोग कहेंगे सर पीछे शून्य आ गया तो संख्या नहीं, पीछे हमें संख्या नहीं चाहिए, हमें संख्या जब आगे चाहिए तभी द्विगु समास होगा। समझ में आई बात। तो गर्भ से शून्य, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में से आता है, यानी सीधा आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष। हमें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, 66 से 70 तक सही विलोम शब्द चुनिए। आपको इसमें विलोम बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आए। अगर आपको पसंद लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मैंने हर एक टॉपिक कवर कर दिया है इस पेपर में। चलिए अनादर, अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है तो आप नीचे आप कमेंट करिए कि सर बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है सर एक्सप्लेनेशन से, आप कर दीजिए। या आपको ये लगे कि नहीं सर मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आप सीधा आंसर टिक कराया करिए, तो मैं कल से सीधा आंसर लेकर आऊंगा। तो आप लोग नीचे लिखिए, जो जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ सर एक्सप्लेन करिए, वो ई और यक्स लिखेंगे, और जिन लोगों को लगता, जो जितने लोग फेवर में हो एक्सप्लेन के वो लिखिए ई और यक्स, और जो लोग फेवर में नहीं हो एक्सप्लेन के वो लिखिए नो, एन ओ नो। ठीक है, सभी लोग लिखिए नो लिखिए। जितने लोग एक्सप्लेन के लिए हो वो सभी लोग लिखिए एस, एस लिखिए या ई एक्स लिखिए, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन चाहते हो तो यस लिखो, और अगर एक्सप्लेन नहीं चाहते हो तो नो लिखिए। चलिए, तो अनादर का तो मुझे पता है कि आप लोगों ने इसको बता दिया होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी पहले कमेंट करिए, फिर हम आगे बढ़े। यस या नो, एक्सप्लेन चाहिए तो यस, एक्सप्लेन नहीं चाहिए तो नो। जल्दी जल्दी आप लिखिए, पहले कमेंट लिखिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए बहुत सही। चलिए इसका अब हम लोग आंसर देना शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं अनादर की, तो अनादर का जो होता है, अनादर का विलोम होता है आदर। मुझे लग रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए हो गया है, तो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिज्ञ, ये भी मुझे लग रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। अभी आप लोग मुझे बताइएगा कि 50 में आपके कितने सही गए हैं। जो लोग लेट जुड़े हो वो वीडियो को पीछे कर लो और शुरू से करना आप शुरू करो, जो लोग लेट जुड़े हो। ठीक है, चलिए तो अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है, ये बिल्कुल ही क्लियर रहा होगा आपका। उसके बाद में अथ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, बीएड ही नहीं हर एक पेपर में रिपीट होता है जिसमें हिंदी आता है। चलिए 68 नंबर का आंसर मुझको आप बता दीजिए। तो 68 का आंसर क्या होगा, तो अथ माने होता है, या जो अथ होता है, अथ की अगर हम विलोम की बात करें तो वो हो जाएगा इति। ठीक है, चलिए करुण बताइए, करुण का विलोम बताइए, करुण का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69, तो करुण का हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है, किसी का कोई करुण होता है और कोई निष्ठुर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजु, रिजु का बताइए क्या होगा, रिजु का विलोम। इन सभी का विलोम बताना है आपको, आपने ऊपर देखा होगा ना 66 से 70 तक हमें विलोम बताना है। तो रिजु का विलोम क्या होगा बताइए सभी लोग, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्र। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 71 से 75, नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवत हैं और एक भिन्नार्थी है। ठीक है, यानी कि इसमें 3 जो है वो आपस में पर्यायवाची हैं और एक जो है वो अलग है, तो आपको अलग वाला ही बताना है। जैसे कि उत्सव, उत्साह, पर्व और समारोह, इन चारों में अलग कौन सा है बता दीजिए हमको। तो आपको पता है कि उत्सव, पर्व और समारोह ये तीनों एक ही पर्यायवाची हैं, लेकिन उत्साह जो होता है ये आपका अलग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
उत्साह, क्योंकि हम लोग उत्सव और पर्व और समारोह में उत्साह में रहते हैं, ठीक है। बाकी ये उत्सव, पर्व और समारोह, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 72 आ गया बेटा, दिवस, वासर, आपको बताना है दिवस, वासर, दिन और प्रसून, इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 में बताइए कौन सा आपका 3 पर्यायवाची है और एक अलग है। 3 पर्यायवाची और एक अलग कौन सा है इसमें? दिवस, दिन, प्रसून या वासर। 72 नंबर क्वेश्चन बताइए जो मैंने घेरा कर दिया है। इसमें आपको बताना है 3 पर्यायवाची और एक अलग है, तो अलग वाला बताइए क्या होगा। चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी प्रसून जो है अलग है, बाकी दिवस, दिन और वासर ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 73, आप इसमें बताइए कि कौन सा एक अलग है और 3 सेम है। कनक, हीरक, स्वर्ण और हेम, इसमें कौन सा अलग है? क्वेश्चन नंबर 73 में कौन सा अलग है? तो इसका राइट आंसर अगर हो जाएगा, अगर हम बताएं कनक माने भी सोना होता है, स्वर्ण माने भी सोना होता है और हेम माने भी सोना होता है, तो एक पर्यायवाची ये भी रट लीजिएगा, हेम माने भी सोना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरक, ठीक है। चलिए, अश्व है, तुरंग और कुंजर, इसमें अलग क्या है? क्वेश्चन नंबर 74, इसमें अलग क्या है? जो मैंने घेरा बना दिया इसमें आपको बताना है कि अलग कौन है। 3 पर्यायवाची है और एक अलग है। चलिए, आपको पता है अश्व माने घोड़ा होता है, तुरंग माने भी घोड़ा होता है और है माने भी जो है घोड़ा होता है, यानी इसमें अलग कौन सा है? अलग है हमारा कुंजर। आगे बढ़ते हैं। बादल, पयोधर, वारिद और वारिज, बताइए बादल, पयोधर, वारिद और वारिज, इसमें कौन सा हमारा अलग हो जाएगा? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 75 में। 3 पर्यायवाची है, एक अलग है, आपको वही बताना है। चलिए, तो 75 का सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी बादल, पयोधर और वारिद ये तीनों जो हैं आपके बादल के पर्यायवाची हैं, बाकी जो वारिज है ये आपके कमल की पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। 76 से 80 तक सही विकल्प चुनिए। जो व्यर्थ की बातें करता हूं उसे क्या कहते हो? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। क्वेश्चन नंबर 76। बहुत बढ़िया, आपके आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अभी 25 क्वेश्चन और हैं। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको हम लोग वाचाल कहते हैं, एक शब्दों में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र या दर्शन प्रिय। चलिए, तो देखने में जो प्रिय लगता है उसको हम लोग प्रियदर्शी कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78, एहसान ना मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती या परोपजीवी। चलिए, तो जो एहसान नहीं मानता है, यानी जो आपकी क्या होता है, जो, हाँ, यानी आप कोई उपकार करो और आपके उपकार को ना माने या एहसान ना माने, उसको हम लोग कृतज्ञ कहते हैं एक शब्दों में। क्लियर है? चलिए, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो इसको बोलते हैं दुर्जेय। क्या बोलते हैं? दुर्जेय बोलते हैं। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जेय बोलते हैं। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, इसको क्या बोलते हैं? नवयुवा, नवोढ़ा, वया संधि या वयस्कता। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करें, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वया संधि। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसको वया संधि के नाम से जाना जाता है। अब 81 से 85 में निर्देश दिया गया है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बहुत बढ़िया, आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करती हैं। तन को कपड़ा ना डॉट 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 को रोटी। अब इसको आप पूरा करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तन को कपड़ा ना खाने को रोटी, बहुत सिंपल सी है। तन को कपड़ा ना खाने को रोटी। चमड़ी जाए पर, भैया ये तो तुरंत टाइप करो, सभी लोग टाइप करो, मैं वेट कर रहा हूं। अगर ये किसी ने गलत कर दिया तो समझ लो कि तुम भैया बहुत मेहनत करते हो, अगर तुमने गलत कर दिया तो। चमड़ी जाए पर, चमड़ी जाए पर, बताइए सभी लोग। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे। ठीक है, अनुग्रह, परिग्रह और अपरिग्रह नहीं होगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? बचपन, वायु, समुद्र और घी में कौन सा पुल्लिंग नहीं है? बहुत बढ़िया। तो वायु जो है, वायु आपकी स्त्रीलिंग है। हवा चल रही है, वायु चल रही है, पवन चल रही है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, घी बहुत अच्छा है, बचपन अच्छा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य में प्रयोग कर लिया करिए, आपका सही से हो जाएगा। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाना चाहिए? परीक्षण, परिगणन, परिसीमन या परिमापन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, एक वीडियो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, चुनावी क्षेत्रों का समय समय पर क्या करना चाहिए, बताइए। चलिए, परिसीमन करना चाहिए। जो चुनावी क्षेत्र होता है उसका परीक्षण नहीं होता, उसका परिसीमन होता है। इसको रट्टा मान लेना, इस चीज को बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताइए। चलिए, संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 ही व्यंजन ऐसे होते हैं जो संयुक्त होते हैं। एक आपका छे हो जाता है, त्रिज्ञ हो जाता है, ज्ञ हो जाता है और स्रा हो जाता है। ये 4 जो होते हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। यानी कि इसमें छे भी है, त्रा भी है, ज्ञ भी है, यानी ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। और इसमें जो नहीं है वो है सा। और सा जो होता है ये आपके सा, खा, सा और हा, ये चारों जो होते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। समझ में आई बात? अगर आपके पास नोटबुक है तो आप लिख सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आप बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? अग्नि, आग, अगिन या अग्नि? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। मुझे पता है बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आग जो है वो अग्नि से ही बनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव अधिकरण में पर संबंध का की के। आप देखो यहां पर आ गया, बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो यहां पर संबंध कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, इसमें आएगा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव अधिकरण में पर, इसमें अधिकरण आ जाएगा। और संबंध काकी के, तो अगर काकी के नहीं भी है, रारे री है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 89, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाओगे, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई ये नहीं कि आपको दुख हो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हिंदी अनुवाद क्या होगा, बताइए। तो आपने बहुत बार बार नाम सुना होगा, प्रारूप प्रारूप प्रारूप, तो ये वही है, प्रारूपण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग जो होती है, ड्राफ्टिंग को हिंदी में हम लोग प्रारूपण कहते हैं, प्रारूप कहते हैं। ड्राफ्ट को प्रारूप और ड्राफ्टिंग को प्रारूपण। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है, बताइए। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? चलिए, तो गुण का विलोम दोष होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पाप का पुण्य होता है, न्यून यानी कम का अधिक होता है, लेकिन बृहद और विशाल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन कौन कौन से? इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 4 वर्ग दिए गए हैं, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अगर मैं बात करूं, पा वर्ग को कहा जाता है ओष्ठ, टा वर्ग को कहा जाता है मूर्धा, ता वर्ग को कहा जाता है दंत और चा वर्ग को कहा जाता है तालव्य। क्लियर है? चलिए फिर से बताता हूं। पा को ओष्ठ कहा जाता है, टा को मूर्धा कहा जाता है, ता था दाधा को कहा जाता है दंत और चाचा जाजा को कहा जाता है तालव्य। आगे बढ़ते हैं। अंगुली पर नचाना का अर्थ क्या होगा? अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या आरोप लगाना। बताइए, सभी लोग बता दें। अब भैया 8 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद में, आप लोग जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो किसी के इच्छा अनुसार चलने को अंगुली पर नचाना कहते हैं। ठीक है, चलिए, दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या होगा? मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। बताइए सभी लोग, आंसर टाइप करिए। थोड़ा शेयर कर दिया करो, आप लोग शेयर नहीं किए हो और इतने सारे लोग लाइक तो किए नहीं हो, जल्दी से लाइक तो कर दो कम से कम। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, इतने लोग हो। चलिए, दांतों तले उंगली दबाना का क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्चर्य करना। यानी जब आश्चर्य हो, कहते हैं ना कि ऐसी चीज देखकर उन्होंने दांतों तले उंगली दबा लिया, यानी वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, चलिए, किसी संस्था के 25 साल पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए क्या कहते हैं? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती? बताइए। चलिए, तो उसको बोलते हैं रजत जयंती। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हो? संगम, क्रोध, विमोचन या प्रत्यर्पण? ये इजी लग रहा है मुझे, कर दोगे सभी लोग? करिए जल्दी से इसको। चलिए, तो इसमें एक ही चीज है, क्योंकि अगर हम क्रोध से कोई चीज हटा देंगे तो शब्द ही नहीं बचेगा, तो ऑलरेडी दो ही शब्द का है, तो क्रोध अगर हटा देंगे तो कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी संगम, समधन, गम, प्रतिधन, अर्पण, प्रत्यर्पण, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब आपको मैंने दो व्यंजन ऊपर पढ़ा दिया था, एक मैंने पढ़ाया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 96 बताइए, फिर एक्सप्लेन करूं। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये बताइए आप। यारा लावा, चलिए, आपको मैंने अभी अभी बताया था कि जो ऊष्म व्यंजन होता है इसमें 4 शामिल हैं। कौन कौन से? सा, खा, सा, हा, ये आपके ऊष्म होते हैं। तालब में आपके क्या आता है? तालब में अभी अभी हम लोगों ने बात किया है, जो है चा, छा, जा, झा। ओष्ठ में हम लोगों ने बात किया था पाफा, बाबा, मा, यानी यंताहस्त कौन सा हो जाएगा? यारा लावाया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर है? चलिए, यारा लावा में अंताहस्त आ जाएगा। 97 नंबर, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई याद हैं। बताइए क्या याद है? उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई लक्षण याद हैं, उद्धरण याद है, या अनुवाद याद है, या काव्य याद है? बताइए। बहुत बढ़िया। तो उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई उद्धरण याद हैं। क्या याद हैं? कई उद्धरण याद हैं। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन उसके पहले आप चैनल को इसको शेयर करके जरूर जाएं। राम घर गया, उसने मां को देखा, राम घर गया, उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? बताइए। बहुत बढ़िया। राम, अब बताइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। राम ने घर जाकर मां को देखा, राम घर गया और उसने मां को देखा, राम घर गया अतः उसने मां को देखा। तो इसमें अगर मैं बात करूं यार, तो ये दोनों जो है ये मिश्र वाक्य में आ जाते हैं, ये दोनों तो मिश्र वाक्य में है। बाकी जो ऊपर वाला है, राम ने घर जाकर मां को देखा, यही आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होते हैं? ये आपके छंद नाम के चैप्टर का ये है क्वेश्चन 99 नंबर। रोला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए। राम रमापति का धनु लेहू, यहां कौन सा अलंकार है? वाह भाई, अलंकार बड़ा अच्छा है। राम रमापति का धनु लेहू, चलिए, तो इसमें जो है बेटा, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे बेटा जो है आंसर शीट भी मिलेगी, लेकिन वो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर तो आपको आंसर शीट मिल जाएगी, आपको पैनिक नहीं होना है। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर अगर नए हो, मजा आया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर बहुत मजा आ गया है तो लाइक कर दो, और इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले तो आप हमें कमेंट में लिखकर ये बताइए कि आपके 50 में कितने सही गए हैं। सभी लोग बताइए पहले, मैं अभी इसीलिए वीडियो को एंड नहीं करूंगा, आप जल्दी से बताइए कि 50 में आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही गए हैं। बहुत ही जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएं कि 50 में आपके कितने सही गए हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।